धीरे धीरे तुम्हारे चेहरे का रंग उड़ने सा लगा। अब एकदम बुझा बुझा सा लग रहा था, सब करूण उदास। पता नहीं क्या हुआ तुम्हें। तुमने सहसा जोर से पलकें मीचकर कापी पर माथा टिका दिया था। मैं उसी तरह पढ़ाता चला जा रहा था। अब भी कुछ देर बाद तुमने माथा ऊपर उठाया तो पता नहीं किन निगाहों से मेरी ओर देखा कि मेरा दिल कांप कांप आया। तुम्हारी पलकों की कोरी भीगी थी, आंखों पर लाल लाल झाइयां, परंतु फिर भी मेरा पढ़ाना रुका नहीं, उसी गति से चलता रहा। कापी के कोने पर तुम पेंसिल से बार बार कुछ रेखाएं खींचकर अकारट काटती चली जा रही थी। जोर जोर से नुकीली पेंसिल घिसने के कारण काला हो गया था। बीच बीच में गहरी रेखाओं की जगह कागज बुरी तरह फट भी आया था शायद। जाने के लिए जब मैं उठने लगा तो तुमने एक बार घुरकर फिर देखा था मेरी ओर। फिर झटके से कापी का किनारा यूं ही लापरवाही से फाड़ा और चुपके से उसे मेरी ओर सरका दिया था। अपनी किताब के साथ साथ उसे भी उठाकर मैं जल्दी से बाहर निकल आया था। हॉस्टल में आकर देखा, टेढ़े मेढ़े कांपते अक्षरों में तुमने लिखा था, मैंने एक पल के लिए भी कभी आपको याद नहीं किया, ठीक 11 बजे भी नहीं। मम्मी कहती हैं यहीं बरेली में रहकर पढ़ो, अब वहीं चली जाऊंगी। धार की तरह कुछ चीरता चला गया था। पता नहीं कितनी बार मैंने तुम्हारे टेढ़े मेढ़े कटे फटे अक्षरों को पढ़ा था। तुम्हारे अंतर्द्वंद, तुम्हारी मानसिक व्यथा का एहसास कम नहीं था मुझे, पर तब भी मैं पत्थर की तरह चुप रहा। मेरा मन सब जगह से उखड़ सा गया था। पता नहीं वह कौन सी व्यवस्था थी कि मैं अब तक तुम्हें पढ़ाने आ रहा था। 2-3 दिन तक ऐसा ही कुछ क्रम चला। एक दिन श्रीमती दत्ता शायद क्लब गई थी। डॉक्टर दत्ता किसी मरीज को देखने एयरपाटा। मैंने बातों ही बातों में श्रीमती दत्ता से संबंधित पहले दिन की कुछ बातें बतलाई तो तुम सहसा हंस पड़ी थी। हंसती रही थी देर तक। घर की गिरती स्थिति, दिन प्रतिदिन तुम्हारे प्रति बढ़ते हुए लगाव और श्रीमती दत्ता के उन्माद ने कुल मिलाकर अजीब सा बीतरागी बना दिया था मुझे। मेरे कारण बसंत आगे बढ़ नहीं पा रहा था। अर्थाभाव के कारण अम्मा का इलाज भली भांत नहीं चल पा रहा था। मेरे अंतर में एक प्रकार का अपराध बोध पनप रहा था। इन अंतहीन संघर्षों के बीच जी पाना कठिन लग रहा था। क्या कुछ लोग यातना सहने के लिए ही पैदा होते हैं और यातना सहते सहते ही अंत में एक दिन नहीं नहीं नहीं, मैं कराह उठता। मुझे लग रहा था कहीं मैं भीतर सिमटता चला जा रहा हूँ, भूखे की तरह। सुबह कॉलेज जाता, वहां से आते ही अपने कमरे में बंद हो जाता। न किसी से बोलना चलना, न किसी से गपशप। कोर्स की किताबों में डूबा रहता। वहां से थक जाता तो धार्मिक ग्रंथों में भटकने लगता। गुरु, आध्यात्म जोर मार रहा है क्या? रात को पढ़ते समय एक दिन सुहास ने कहा। नहीं तो, यूं ही हंस दिया था मैं। आप भी परम पंडित हैं, उसने तनिक सोचते हुए कहा। यार, दुनिया तुम पर जान छिड़क रही है और तुम हो कि। वह स्वयं ही हंसने लगा था। सुना तुमने कल्पना आज क्लास में क्या कह रही थी? मैंने उसकी ओर देखा। तुम्हारी दाढ़ी पर मोहित है विराग शर्मा। तुम्हारी तरह वह भी खादी धारण करने लगी है। मेरा बनी फिर रही है बावरी सी। और तुम साले ऐसे गिरधर गोपाल हो कि। उसने अजीब सा ऐसा लंबूतरा मुंह बनाया कि मैं अपनी हंसी रोक न पाया। आज सारा दिन तुम्हें बनाने के लिए कोई नहीं मिला, मैंने कहा तो सुहास और भी जोर से हंसने लगा। जरूर तुम कोई जादू टोना जानते हो यार। ब्राह्मण सुख, कल शाम मिसेस दत्ता मिली थी, गेरुआ वस्त्र धारण की, गले में रुद्राक्ष जैसी कोई माला थी, अपने कमरे में अकेली बैठी जाप कर रही थी। विराग शर्मा, विराग शर्मा। मैंने एक धौल उसे जमा दी तो उसकी हंसी का स्वर और अधिक मुखर हो उठा। जीवाण कह रहा था कि तुम पाषाण देवी तक तो मैया को घुमा लाए हो। हाँ, दूर से जीवाण को आता देखकर सिर पर पांव रखकर भागे क्यों थे साले? दत्ता किसी दिन जहर खा लेगा, एक घर बर्बाद हो जाएगा। मैंने जीभ काट ली। भगवान के लिए ऐसा न कहो, नहीं तो पाप चढ़ जाएगा मुझ पर। वे मुझसे उम्र में बड़ी हैं, उनकी मैं बड़ी इज्जत करता हूँ। तो हम कहाँ कह रहे हैं कि तुम उनकी बड़ी बेइज्जती करते हो या उम्र में वे तुमसे छोटी हैं। दुनिया में ऐसे कितने महापुरुष पैदा हुए जिनकी पत्नियां उनसे उम्र में बड़ी थी। और फिर प्रेमिकाएं तो
उसने शरारत से आंखें मटकाकर कहा और पाँव में बाथरूम स्लीपर डालकर बाहर निकल गया। दरवाजा खुलते ही ठंडी हवा का झोंका आया। रात की रानी महक रही थी बाहर। जो मैं नहीं चाहता था, जिसकी मुझे दहशत थी, वही हो गया ना आज। कल तक जीवाण यह बात सारे कॉलेज में फैला देगा। श्रीमती दत्ता को मैं आधी रात के समय ठंडी सड़क पर घुमा रहा था और सामने से उसे आता देखकर भाग खड़ा हुआ। टिन के दरवाजे पर तभी फिराहट हुई। सुहास की अंगुलियों पर सुलगती सिगरेट अटक रही थी। उसने जोर से कस खींचा कि एक चिंगारी से अंधेरे में सुलगी। वह चुपचाप मेरे बगल में बैठ गया। गुरु बुरा मान गए? नहीं नहीं, सामने खुली पुस्तक में पढ़ता रहा। उसने स्लीपर उतारकर पांव दूर तक फैलाए, तनिक गंभीर मुद्रा बनाकर बोला, यही तो उम्र है खेलने खाने की, और इसी में तुम पर बैराग सवार हो रहा है। यार, मैं उनके साथ कौसाने गया था ना, पर वहां पहुंचने से पहले कुछ ऐसा हो गया कि जल्दी से उसी दिन मुक्तेश्वर लौट आया। पर देखो ना अपना लक, भवाली में समोसा मिल गई थी, वही श्याम शाह द्राड़िम कली। लंगड़ू के रेस्तरां में 8 अंडों का आमलेट खिला दिया उसे एक साथ। अपनी तो एक ही फिलॉसफी है गुरु। सुहास की ये फूहड़ बातें मुझे तनिक भी अच्छी नहीं लग रही थी। उसके प्रति एक तरह से वितृष्णा का भाव उपज रहा था। मानव और पशु में क्या कोई भेद नहीं? सारे संबंधों का निष्कर्ष क्या एक ही बिंदु पर समाप्त हो जाता है? वासना के कीचड़ में कितना ही धसो, अंत में हाथ क्या आता है? क्रोध से काम, काम से विनाश। गुरु चुप क्यों हो गए? सुहास ने कुरेदा। कुछ नहीं, पता नहीं इस बार एग्जाम में क्या होगा। छोड़ भी यार, उसने तनिक झिड़क कर कहा। दिन रात एग्जाम एग्जाम। अच्छा बता, ट्यूशन कैसा चल रहा है? ठीक है, मजा आ रहा है। मैं क्या उत्तर देता इस अश्लील प्रश्न का? यूं ही हंस दिया। गुरु, अपनी तो फिलॉसफी कुछ दूसरी है। भले बुरे का भेद अपने मन बुद्ध से परे है। सहज भाव से जो हो जाए वह सब अच्छा है, अच्छा ही अच्छा। वह उठ खड़ा हुआ। डेस्क के ऊपर पीतल का लोटा रखा था पानी से भरा। यूं ही ऊपर से नल की जैसी धार बनाकर पीने लगा गटगट। तभी पीते पीते पता नहीं क्या हुआ, उसे खांसी आई और पानी मुंह पर ही नहीं, नीचे सीमेंट फर्श पर ही बिखर गया दूर तक। गाली तो नहीं दे रहे गुरु? तौलिए से मुंह पोंछकर उसने कहा और कूदकर अपने बिस्तर पर बैठ गया। इस कहानी का बाकी का हिस्सा अगले वीडियो में। धन्यवाद।